गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। कोई भी आपके पास फिजिकल रिलेशन है तो उसके दोनों साइड के जो क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटीज का वो सेम होगा। यानी कि जो y की डायमेंशंस होंगी वही a की डायमेंशंस होंगी, वही x की डायमेंशंस होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दो क्वांटिटीज जो सेम होगी तभी उनको हम ऐड कर सकते हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि मैं यहाँ बोलूँ कि मेरे पास 5 सेब हैं तो उसमें आपने डाल दिए 2 अमरूद, तो बताइए कुल कितने सेब हुए? तो ये ऐड नहीं होंगे। इसका आंसर 7 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि सेब में अमरूद ऐड नहीं होंगे। आप बोलेंगे 5 सेब हैं और 2 अमरूद है, बताइए कुल कितने सेब हुए? सेब तो 5 ही रहे। इसका मतलब ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ अमरूद नहीं चाहिए, यहाँ पे भी सेब होने चाहिए। इसका मतलब सेम क्वांटिटीज जो हैं वही ऐड होती हैं, वही सब्ट्रैक्ट होती हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आप यहाँ पे लिखें a की जगह यहाँ लिखें ये 5 kg और यहाँ पे आप लिखें 10 किलोमीटर, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मास है और ये क्या है? ये लेंथ है। तो मास और लेंथ अलग अलग क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको ऐड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है किसी भी फिजिकल रिलेशन में, किसी भी इक्वेशन में कभी भी दो क्वांटिटीज जो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी उनका डायमेंशन सेम होगी। या तो दोनों मास होंगी, या दोनों ही लेंथ होगी, या दोनों ही टाइम होगी। और उन दोनों का जमा जो है वो किसके बराबर आएगा? अगर ये किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, तो ये आंसर भी किलोग्राम में आएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डेफिनेशन ये बनी, द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। यानी किसी भी फिजिकल रिलेशन में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये मान लीजिए 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इनकी डायमेंशंस जो हैं दोनों साइड में कैसी होगी? सेम। जो इसकी डायमेंशंस होंगी वो इसी की, वो इसकी होगी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन है हमारे पास, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, जहाँ पे v जो है वेलोसिटी है और ये t जो है टाइम दिया हुआ है, और a और b की डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, a जो है इसकी डायमेंशंस वही होंगी जो v की होंगी, लेफ्ट और राइट में बराबर होती हैं। और ये जो बी टी इक्वेशन है इसकी डायमेंशन भी क्या होंगी? जो v की होंगी। यानी इसकी डायमेंशन भी इसके बराबर और इसकी डायमेंशंस भी इसके बराबर सेम होंगी, सबकी डायमेंशन सेम होंगी। तो अभी ये दिया है कि v क्या है? v है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है? यहीं पे लिख देता हूँ। वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं m0 l t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो जो v की वेलोसिटी वही a की होगी, a इज इक्वल टू v। तो आप यहां लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v। तो a की डायमेंशंस किसके बराबर आएंगी? m0 l t-1, क्योंकि जो v की डायमेंशंस हैं वो a की होगी। पहला आंसर आ गया। दूसरा उसने पूछा कि डायमेंशन किसकी निकाली है? b की। तो यहाँ पे bt जो है इसकी डायमेंशंस किसके बराबर होंगी? b के बराबर। तो आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v। तो bt की डायमेंशन कितनी होगी? जितनी v की। v की कितनी है? ये आपने निकाला है, m0 l t-1। तो ये तो bt की डायमेंशन हुई, हमें निकालनी है सिर्फ b की, इसकी निकालनी है। t की डायमेंशन हमें दी हुई है, t जो टाइम है, टाइम की डायमेंशन t होती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं v इंटू टी और ये m0 l t-1। इस t को यहाँ ले आओ तो b इज इक्वल टू m0 l t-1 डिवाइडेड बाई t। ये t नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो इक्वेशन बनेगी m0 l t, और ये 1 था, ऊपर जाएगा तो -1, तो -2। तो ये आ गई डायमेंशन। ये डायमेंशन आई b की। तो इस तरह से आप a और b जो कांस्टेंट हैं, ये जो अलग कांस्टेंट जो अलग टर्म्स हैं, उनकी आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। x इज इक्वल टू a प्लस सी एम, जहां पे x जो है ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है। x जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, और m जो है ये मास है। हमें बोला गया कि आप a और c की डायमेंशंस फाइंड आउट कीजिए। अब हमें पता है
कि ए की डायमेंशन वही होंगी जो एक्स की होंगी और सी ओवर एम की डायमेंशन वही होंगी जो एक्स की होंगी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स। ए की डायमेंशंस एक्स के बराबर, एक्स किसकी है, डिस्प्लेसमेंट यानी लंबाई, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन डायमेंशन बना m0 l और ये t0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है लंबाई, तो सिर्फ लंबाई रहेगी, मास और टाइम 0 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन आई ए की। अब डायमेंशन निकालनी है सी की, तो ये वाली इक्वेशन भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ सी ओवर एम इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स। तो c ओवर m इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, x की डायमेंशंस क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट की क्या है ये, तो हमने लिखा है m नॉट l t0। c की निकालनी है, इसको यहीं रहने दिया, m को उठाया उस तरफ ले गए, तो आप c इज इक्वल टू, तो आपके पास है m इंटू एम नॉट l t नॉट, और इसको आप लिख सकते हैं m के ऊपर कोई नहीं है 1, बेस बराबर पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 0 1 l t0। तो दिस आर द डायमेंशन ऑफ C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जहां पे म्यू जो है, ये म्यू है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा जो है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ए और बी की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इट इज ए डायमेंशनलेस, यहीं पे लिख देता हूं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जब डायमेंशंस नहीं होती तो इसकी डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे m0 l0 t0, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, तो इसकी 0। और वेवलेंथ, नाम से पता चल रहा है लेंथ, इसकी डायमेंशंस होंगी, कैसी होंगी, m0 l t0, लेंथ वाली होगी, बाकी कुछ नहीं होगा, टाइम भी 0 और मास भी 0। आप पूछे फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की निकालनी है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ए की डायमेंशंस वही होंगी जो म्यू की होगी। म्यू क्या है, डायमेंशनलेस, तो जो म्यू की डायमेंशंस हैं वही ए की होगी। इसका मतलब है डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ म्यू। म्यू की कितनी है, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, ये डायमेंशन ए की। अब हमने निकालना है बी की, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ b अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ म्यू, डायमेंशंस ऑफ म्यू। और डायमेंशंस ऑफ म्यू जो है, डायमेंशंस ऑफ म्यू जो है वो कितनी है, m नॉट l नॉट t नॉट। और हमने b की निकालनी है। लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ, और इसकी डायमेंशंस हैं m नॉट l t नॉट। ये इसको आप l भी लिख सकते हैं, क्योंकि तो 0 0 है, तो इसको l भी लिख सकते हैं। तो वेवलेंथ लैम्डा की जगह आप l भर दें यहाँ पे, तो आपके पास आएगा b अपॉन l का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर है तो l का स्क्वायर, इक्वल टू m नॉट l नॉट t नॉट। और ये b इज इक्वल टू l नॉट स्क्वायर इधर चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो m नॉट l नॉट इंटू एल स्क्वायर इंटू टी नॉट। सो बी की हमारे पास डायमेंशन आई m नॉट, बेस बराबर है पावर ऐड होगी, 2 और 0 को ऐड किया 2, और ये 2 नॉट। तो ये इस तरह से हमारे पास डायमेंशंस आ गई बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10xt। फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ x। x की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, t की डायमेंशंस टाइम की हैं, और y की डायमेंशंस हमें पता नहीं है। आप देखिए यहां पे हमें y की डायमेंशन का पता नहीं है, t की डायमेंशन जो है वो टाइम की डायमेंशन जो होती हैं वो है, और x की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में आप ये देखें कि 10 के अंदर जो भी रकम इकट्ठी लिखी होगी वो क्या होगा, वो एंगल होगा, tan थीटा जैसे बोलते हैं। तो एंगल की डायमेंशंस नहीं होती, तो xt की डायमेंशंस नहीं है। तो हमने बोला
कि यहाँ पे ये y जो है इसकी डायमेंशंस भी हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी डायमेंशंस पता नहीं है उसके मान लीजिए डायमेंशन नहीं है तो क्या लिखेंगे m0 l0 t0, डायमेंशंस पता नहीं है। और एंगल की डायमेंशंस तो होती नहीं है, तो ये किसके बराबर हुआ, xt के बराबर, एंड xt की भी डायमेंशंस नहीं है। यहाँ से t की डायमेंशंस आपको पता है m0 l0 t0 और t की डायमेंशंस हैं t। x की डायमेंशन निकालनी है, t को उस साइड ले जाइए तो आपके पास आया m नॉड l नॉड t नॉड डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू x। ये t ऊपर चला जाएगा तो m नॉड l नॉड t नॉड और ये t के ऊपर पावर 1 थी ऊपर गया तो t की पावर -1 हो गया। m नॉड l नॉड t की पावर आ गया -1, क्यों -1 प्लस 0 -1 इक्वल टू x। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन है p इज इक्वल टू a रेज टू पावर r स्क्वेयर x, जहां पे r जो है वो रेडियस है और x की डायमेंशंस हमने फाइंड आउट करनी है। p की डायमेंशंस क्या है ये हमें पता नहीं है। p क्या चीज है, वॉल्यूम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, इसकी हमें कोई डायमेंशंस के बारे में पता नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहले हम क्या करते थे इसकी डायमेंशंस और इसकी डायमेंशंस को कंपेयर करते थे, अब हमें पता ही नहीं है इसकी डायमेंशंस क्या हैं। हमें एक और चीज पता है कि कभी भी कोई नंबर हो उसके ऊपर जो पावर होती है, जैसे आप कभी लिखते हो a रेज टू पावर 5 लिखते हो तो उसके साथ आप और कुछ नहीं लिखते हो, ऐसे नहीं लिखोगे 5 किलोग्राम, आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा, या 10 रेज टू पावर 2 सेकेंड्स ऐसे नहीं लिखा होगा। जब भी आपने देखा होगा तो या तो लिखा होगा a रेज टू पावर 5 या लिखा होगा 10 रेज टू पावर 2, यानी ये किलोग्राम सेकेंड्स इस तरह के यूनिट साथ में नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रकम पावर में लिखी जाती है, जैसे 2 रेज टू पावर 6 लिखा है तो उसके साथ ही यूनिट नहीं होती है, यानी कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है r स्क्वायर x जो है ये कैसे आया, ये डायमेंशनलेस पावर हुई। पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। जब इसकी डायमेंशंस नहीं होती तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे r स्क्वायर x इज इक्वल टू m नॉड l नॉड t नॉड। क्यों, क्योंकि ये पावर है, a की पावर, तो पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर r क्या है, r हमने बोला रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस होती है लेंथ, किसी सर्कल का सेंटर से लेके यहाँ तक की लंबाई जो उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये लेंथ है तो यहाँ पे l लिखेंगे क्योंकि इसकी डायमेंशन बन जाएगी l, r स्क्वायर है तो l स्क्वायर, x और ये m नॉड l नॉड और ये t नॉड। x निकालना है, l को उधर ले जाएंगे, m नॉड l नॉड t नॉड और डिवाइडेड बाई l स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास m नॉड l नॉड l की पावर -2 और ये t नॉट। सो x इज इक्वल टू m नॉट l की पावर -2 और ये t नॉट। सो दिस आर द डायमेंशंस ऑफ x। तो ये आज हमने क्वेश्चंस किए जो बेस्ड थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर।